हेलो बच्चे, बेटा हमने एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर पढ़ा है, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। ऑलमोस्ट चैप्टर ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा कंटेंट बचता है जो हम लाइव क्लासेस मिलेंगे सामने तो उसमें हम फिनिश करेंगे उसको। बेटा आज हम एक चैप्टर कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आपकी आईडी वाली बुक है, उससे पहला ही चैप्टर। बेटा आईडी की जो बुक है वो कम्प्लीटली एक ऐसी बुक है जिसमें कॉन्सेप्ट बहुत कम है और रटने की चीज़ बहुत ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से 12th क्लास के लिए वो बहुत वर्ती भी नहीं है, क्योंकि पहले माइक्रो का कॉम्बिनेशन था तो बहुत अच्छा था, लेकिन इन्होंने क्योंकि बच्चे को मार्क्स बहुत ज़्यादा ला रहे थे तो इसलिए उन्होंने डेवलपमेंट को ला दिया ताकि थ्योरी सेक्शन में बच्चे के मार्क्स काट सकें। तो अभी हमें क्या देखना है इसमें, आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उस चैप्टर के बारे में हम कुछ बातें करेंगे। तो चैप्टर का समरी पहले हम जान लेते हैं, चैप्टर की समरी क्या है, उसका एक ओवरव्यू हम एक देख लेते हैं कि चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ोगे और उसके बाद हम चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। बेटा पूरे चैप्टर में जो पढ़ने की चीज़ें हैं वो एक तो है इंडिया की पोजीशन एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर किस तरह से सर्वाइव कर रहा था, क्या क्या उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी। दूसरी बात बच्चे इसमें होगी कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या कर रहा था। तीसरी बात इसमें है हमारे फॉरेन ट्रेड की क्या क्या सिचुएशंस थी, किस तरह से फॉरेन ट्रेड हमारा हो रहा था। और उसके बाद कुछ डेमोग्राफिक पोजीशंस हैं जिसमें आप बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन चीज़ों के बारे में आप जानेंगे। ये सब जैसे जैसे हम चैप्टर में बढ़ते रहेंगे तो हम चले जाएंगे। अगर बुक के हिसाब से देखा जाए तो चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, चैप्टर में थोड़े से कंटेंट हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे इसको, क्योंकि हमें केवल चैप्टर नहीं पढ़ना, हमें जाना है कि हम 100 मार्क्स के लिए कैसे प्रिपेयर करें खुद को। तो एक एक छोटी छोटी चीज़ भी हम चैप्टर से पढ़ेंगे। इवन जो चैप्टर में नहीं है उसके बारे में भी, उसका वर्ड अगर चैप्टर में, उससे जुड़ी हुई चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो दिस इज चैप्टर 1 फ्रॉम आईडी, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी थी। बच्चे जब चैप्टर का नाम ही आ रहा है इंडियन इकोनॉमी, अगर मैं आपसे केवल इस वर्ड की ही बात करूं कि इकोनॉमी क्या है, तो इकोनॉमी आप मुझे बता सकते हैं क्या होता है इकोनॉमी। बेटा इकोनॉमी को हिंदी में बोलते हैं अर्थव्यवस्था, और अर्थ का मतलब होता है पैसे से, और व्यवस्था का मतलब होता है अरेंजमेंट। तो हमें कहां से पैसा मिलता है, दैट इज इकोनॉमी। तो इकोनॉमी क्या है, जहां से हम लोगों को पैसा मिलता है, लिविंग मिलती है जीने के लिए। वी ऑल पीपल नीड मनी फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर वांट, और हमें पैसा मिलता कहां से, इकोनॉमी से। तो इकोनॉमी एक पूरा सिस्टम होता है जिससे लोग पैसा कमाते हैं। तो मैं सिंपली अगर इसको डिफाइन करूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल गेट लिविंग, जहां से लोगों को लिविंग मिलती है। बेटा लिविंग मतलब जीने के लिए जो भी चाहिए होता है, लिविंग पैसा, जीविका। तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल गेट लिविंग, जहां से लोगों को पैसा मिलता है। अब पैसा तो इकोनॉमी तो है, तो इकोनॉमी इनेबल्स पीपल टू अर्न मनी to satisfy their wants। बेटा इकोनॉमी ही लोगों को इस लायक बनाती है कि वो पैसा कमा सकें। अगर मैं यहां पर एक अच्छी बात लिख दूं, ऑल प्रोडक्शन यूनिट्स आर कलेक्टिवली नोन एज इकोनॉमी। मैं आपसे पूछूं कि इकोनॉमी किसने बनाई। देखो इकोनॉमी में प्रोड्यूसर भी हैं जो प्रोडक्शन करते हैं, इकोनॉमी में कंज्यूमर भी हैं जो कंज्यूम करते हैं, और इकोनॉमी में इन्वेस्टर भी हैं जो इन्वेस्ट करते हैं। तो इकोनॉमी में तो बहुत सारे लोग हैं। स्टिल इकोनॉमी किससे बनी। बेटा इकोनॉमी बनाने वाले अकेले अकेले कौन होते हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स होती हैं।
देखो मैं कंज्यूमर हूं, मैं कंज्यूमर कब बनता हूं? मैं कंज्यूमर तब बनता हूं जब मेरे पास पैसा होता है खर्च करने के लिए। और बेटा पैसा खर्च करने के लिए कौन देता है? हमारे घर वाले देते होंगे। हमारे घर वाले क्या करते हैं? किसी के यहाँ पर जॉब करते हैं या कोई काम करते हैं। तो जिसके यहाँ पर जॉब करते हैं वो किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में लग रहा होगा, या तो एक्टिविटी प्रोडक्शन की गुड्स बनाने की होती हैं या सर्विसेज बनाने की। मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं क्या प्रोड्यूस करता हूँ? सर्विसेज प्रोड्यूस करता हूँ। कुछ लोग हैं बाटा शूज बनाता है, गुड्स बनाता है, प्रोड्यूसर है। तो बेटा यही तो लोगों को हायर करते हैं। अगर मार्केट में प्रोडक्शन कंपनीज नहीं होंगी, प्रोड्यूसर्स नहीं होंगे, तो लोग काम किसके यहां पर करेंगे? आप जानना ना भाई, लेबर किसको चाहिए? जो अपने यहाँ काम करवा रहा है। और अगर कोई अपने यहाँ काम ही नहीं करवा रहा, कोई प्रोड्यूसर ही नहीं है, अगर कोई प्रोड्यूसर नहीं है तो हमारे घर वाले कहीं काम करने नहीं जाएंगे। काम करने नहीं जाएंगे तो पैसा कहां से कमाएंगे? और पैसा नहीं कमाएंगे तो कंज्यूमर कैसे बन जाएंगे? तो जब तक प्रोडक्शन यूनिट मार्केट में ना हो, जब तक तो इकोनॉमी नहीं बन सकती। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरी रेंटेड प्रीमाइसेस है। अगर मैं यहाँ पर सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं करता टीचिंग की, तो इन पर्सन का इंस्टीट्यूट कौन लेता? भाई इस पर्टिकुलर जगह को लेने के लिए कोई ना कोई प्रोड्यूसर ही तो आएगा। अगर प्रोड्यूसर आएगा ही नहीं तो इन लोगों को इनकम जनरेट कहाँ से होगी? सिमिलरली अगर आप किसी भी जगह की बात करो तो हर एक आदमी कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगा हुआ है। और अगर प्रोड्यूसर्स नहीं होंगे तो हु विल हायर द वर्कर्स? कौन करेगा इन लोगों को हायर? तो फिर तो लोगों को काम नहीं मिलेगा। काम नहीं मिलेगा तो लोग पैसा नहीं कमाएंगे। तो दे कैन नॉट बी कॉल्ड एज कस्टमर, एज कंज्यूमर अंटिल दे डोंट हैव मनी। तो सिंपली एक छोटी सी बात क्या है कि प्रोडक्शन यूनिट ही किसी इकोनॉमी को जन्म देती हैं। दे प्रोड्यूस एन इकोनॉमी। तो बच्चे अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी, तो आप सिंपली बोलोगे इकोनॉमी एक सिस्टम होता है जहां से लोग पैसा कमाते हैं। और इकोनॉमी किसने बनाई? इकोनॉमी बनाने वाले होते हैं प्रोडक्शन यूनिट्स, प्रोड्यूसर्स। आपको ये बात क्लियर है बच्चे? बेटा इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो इकोनॉमी को हम 3 टाइप्स में लेके जाते हैं। बहुत बड़ा बड़ा मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि इतना आपको नहीं जानना है, बस छोटी छोटी बातें। सबसे पहली होती है मार्केट इकोनॉमी। इसको बेटा हम कैपिटल इकोनॉमी भी बोलते हैं। इसी को प्राइवेट इकोनॉमी बोला जाता है। दूसरी होती है सोशल इकोनॉमी, यही गवर्नमेंट भी होती है। और इसी को सेंट्रल प्लांट भी बोलते हैं। एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। आपने सुना भी होगा जैसे इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सिविक्स में पढ़ा था आप लोगों ने। तो बेटा ये मार्केट इकोनॉमी क्या है? कैपिटल इकोनॉमी, मार्केट या प्राइवेट इकोनॉमी? प्राइवेट नाम ही क्या है? प्राइवेट। प्राइवेट मतलब केवल प्राइवेट लोगों की, जो बंदा पैसा लगाएगा उनकी इकोनॉमी। तो बेटा ये प्राइवेट इकोनॉमी तो कैसी होती हैं? जिनमें रिसोर्सेज पर जो कंट्रोल होता है वो किसका होता है? प्राइवेट सेक्टर का। इसमें रिसोर्स पर कंट्रोल किसका होता है? प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होता है। दैट मींस गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। तो इनका जो मोटिव है वो प्रॉफिट मोटिव होता है। ये प्रॉफिट मोटिव से काम करती हैं। और इनके यहाँ जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ वो बहुत फास्ट होती है। यूएसए की इकोनॉमी प्राइवेट इकोनॉमी है। अब प्राइवेट इकोनॉमी तो देखो कितना पैसे वाली इकोनॉमी भी है, वो कितना पैसा है उनके पास। और वहां पर आपने सुना होगा भारत से बाहर तो सट्टे भी वैलिड होते हैं। स्पेकुलेशन हमारे इंडिया में इनवैलिड है लेकिन बाहर तो वैलिड होती है। तो बच्चे प्राइवेट इकोनॉमी वो होती है जिनमें रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होते हैं, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता और ये जो चाहे वो प्रोडक्शन करें, बस इनको प्रॉफिट कमना चाहिए। इन इस बात से मतलब नहीं होता कि किस लोग। तो बेटा प्राइवेट इकोनॉमी देखने के बाद अब हम देखेंगे सोशल इकोनॉमी। बच्चे सोशल इकोनॉमी कैसी है? देखो नाम क्या है? सोशल। सोशल का मतलब समाज, सामाजिक। इसको गवर्नमेंट इकोनॉमी, गवर्नमेंट ही बोला गया है, सेंट्रल प्लांट भी बोला गया है। बेटा प्राइवेट इकोनॉमी क्या सोचती हैं? मैं अगर प्राइवेट सेक्टर का बंदा हूं तो मैं सोचूंगा प्रॉफिट होना चाहिए, और प्रॉफिट में तो बेकार है भाई। मैं क्यों समाज के बारे में इतना सोचने लगा? अगर मेरी प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्या होते हैं? क्या लोगों को फ्री में इलाज करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते। अंधा पैसा कमाते हैं और ज़्यादा बीमारी बना देते हैं। तो यही सेम चीज़ें होती हैं। प्राइवेट सेक्टर तो पैसे के लिए काम करेगा, गवर्नमेंट होगा तो वे सोशल वेलफेयर है। तो इनके जो रिसोर्सेज होते हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में होते हैं।
रिसोर्स गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में होने का मतलब है कि जो भी प्रोडक्शन के मीन्स हैं उनसे वो गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, गवर्नमेंट जो चाहे वो बनाएगी। इसमें जो मशीनें वगैरह किसके हाथ में, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, जो चाहे वो बनाएंगे। तो गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में होता है, प्राइवेट जगह गवर्नमेंट होता है। दूसरा, इनका जो मोटिव होता है वो सोशल वेलफेयर होता है, ये समाज कल्याण के लिए काम करते हैं। इन लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं है कि भैया प्रॉफिट कमाना नहीं कमाना, सोशल वेलफेयर होना चाहिए। बेटा ऐसे इकोनॉमी में स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, क्योंकि पैसे के लिए इन्होंने काम तो किया नहीं है, तो इन्हें बेचारों को ग्रोथ कहां से मिलेगी। और एक चीज और है इसमें, जो कंज्यूमर की सवर्निटी है वो सफर करती है, कंज्यूमर सवर्निटी सफर्स। सर ये कैसा वर्ड यूज कर लिया आपने, कंज्यूमर सवर्निटी? बेटा सवर्निटी मैं बताता हूँ, ये होता है हिंदी में तो प्रभुत्व बोलते हैं इसको, बाकी है क्या कंज्यूमर सवर्निटी। कंज्यूमर सवर्निटी क्या होती है, मेरे पास अगर पैसा है तो मैं जो चाहूंगा वो खरीदना चाहूंगा ना, जो मेरा मन करेगा मैं लूंगा। लेकिन अगर सोशल इकोनॉमी है तो मुझे चॉइस ही अवेलेबल नहीं है, तो मेरे पास पैसा होने के बाद भी मैं अपनी मन की चीजों को नहीं खरीद सकता। दैट मीन्स मेरी सवर्निटी कहीं ना कहीं, मेरा जो ओपननेस है, कहीं ना कहीं मेरी जो विलिंग पावर है वो सफर कर रही है, मैं खरीद नहीं पाऊंगा उसमें। लेकिन इसमें सवर्निटी सफर नहीं करती, आदमी अपनी औकात के अनुसार जो चाहे वो खरीद सकता है, जो उसका मन करे वो ले सकता है, उससे कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है, जैगवार भी बना सकता है। अब भैया गवर्नमेंट कहां से बनाएगी, समझ रहे हो ना आप ये बात। तो गवर्नमेंट सेक्टर में सोशल वेलफेयर होता है और स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है इसमें। एग्जाम्पल आपको पता है, भूटान एक बहुत गरीब देश है, मिक्स्ड इकोनॉमी, वहाँ की सोशल इकोनॉमी है, नेपाल की सोशल इकोनॉमी है, बट लास्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी, इन दोनों का मिक्सचर, यानी कि रिसोर्सेज कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर के हाथ में भी हैं और गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में भी हैं। प्राइवेट सेक्टर भी और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों का रोल होता है। तो बच्चे ऐसी इकोनॉमी कहीं ना कहीं बैलेंस्ड होती हैं। बैलेंस मतलब बहुत बड़ी नहीं, बहुत छोटी नहीं। इंडियन इकोनॉमी बैलेंस्ड इकोनॉमी, चाइना इकोनॉमी बैलेंस्ड इकोनॉमी है। दूसरी बात, इसमें जो प्राइवेट सेक्टर होता है is free to choose the line of production, उसे प्रोडक्शन करने का फुल राइट है, जो कुछ भी बना सकता है। बट गवर्नमेंट कीप्स क्लोज वॉच, लेकिन गवर्नमेंट निगरानी रखता है उनकी एक्टिविटी पे कि कोई इलीगल काम नहीं करना शुरू कर दिया उन्होंने, सट्टा खिलवा रहे हो कभी, ठीक है। तो ऐसी इस तरह की चीजें होती हैं। तो बच्चे तीन इकोनॉमी, पहली प्राइवेट इकोनॉमी क्या है, जिनमें रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट का इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरी सोशल इकोनॉमी को गवर्नमेंट इकोनॉमी बोलते हैं, सेंट्रल प्लान, क्योंकि गवर्नमेंट प्लानिंग करके काम करती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट सेक्टर होता है, सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। और बच्चा अगला स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, सवर्निटी सफर करती है इसमें। और मिक्स्ड इकोनॉमी, दोनों का कंट्रोल होता है, प्राइवेट सेक्टर भी मजे लेता है, गवर्नमेंट सेक्टर भी मजे लेती है, बैलेंस्ड इकोनॉमी होती है। और होता क्या है कि प्राइवेट सेक्टर को बोला गया भाई आप कुछ भी काम कर लो, लेकिन इलीगल नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट उस पर निगरानी भी रखती है। तो दिस इज द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी वी हैव स्टडीड। अब इसके बाद हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, कुछ अच्छे फीचर्स बनाएंगे इन इकोनॉमी के, इनकी वर्किंग के बेसिस पर। आप इसे नोट करो प्लीज। बेटा इकोनॉमी की वर्किंग को देखते हुए इकोनॉमी को कुछ तरह से कैटेगराइज किया गया, कैटेगराइज उनके कुछ फीचर्स बनाए गए। तो आप मेरे साथ अभी थोड़ा सा उन्हें देखने की कोशिश करो, उन्हें समझे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। तो एक होती है बेटा बैकवर्ड इकोनॉमी, एक होती है बच्चे डेवलपिंग इकोनॉमी, एक होती है स्टैग्नेंट इकोनॉमी, और एक छोटी सी इकोनॉमी हम यही बना लेंगे, उसका नाम है इनवाइब्रेट इकोनॉमी। तो हम इन चार चीजों को थोड़ा सा पढ़ के और चीजों को अच्छे से समझेंगे। तो बेटा बैकवर्ड इकोनॉमी क्या होती है? बैकवर्ड नाम बता रहा है, बैकवर्ड पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। कैसे बैकवर्ड होती है? देखो वो इकोनॉमी
जहां मेन काम एग्रीकल्चर होता है वो बैकवर्ड इकोनॉमी होती है। रीज़न क्या होता है? देखो, किसान जो होते हैं वो लिक्विड मनी नहीं रखते अपने पास, वो गरीब नहीं होते। पहले चीज़ आपको बताता हूँ, सभी किसान गरीब नहीं होते हैं, क्योंकि किसानों के पास प्रॉपर्टी होती है इन टर्म्स ऑफ लैंड, वो वैसे गरीब नहीं होते हैं, उनके पास ज़मीन होती है, लेकिन दे डोंट हैव लिक्विड मनी। और उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो हमारे कंपैरिजन में, जो हम सर्विस क्लास और जॉब क्लास लोग होते हैं, हमारे कंपैरिजन में उनका लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा हल्का रहता है, क्योंकि उन लोगों को खेत पर जाना होता है तो वो जनरली धोती कुर्ता काइंड ऑफ चीज़ें वियर करते हैं, तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड, क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ा सा हमसे लो होती है। और उनके जो मेन काम क्या है वो क्या है? एग्रीकल्चर। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं बैकवर्ड इकोनॉमी क्या है, तो उसका पहला फीचर है कि उनका मेन जो ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है। तो जिस इकोनॉमी का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है वो बैकवर्ड इकोनॉमी, मैं इसे बोल सकता हूं प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब खेती पर ज्यादा जोर देना, प्रीडोमिनेंस। दूसरा, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लिविंग स्टैंडर्ड दोनों ही इसमें लो होते हैं, मतलब जीवन जीने का बहुत अच्छा तरीका नहीं आता इनको, दोनों ही बहुत लो होते हैं। तीसरी बात, एग्रीकल्चर इज सोर्स ऑफ सबसिस्टेंस, ये वर्ड आपको अच्छे से समझना है, सबसिस्टेंस रादर प्रॉफिट मोटिव या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये लोग अपने बस जीवन को बिताने के लिए खेती करते हैं, मतलब ये नहीं समझते कि हम खेती से प्रॉफिट कमा सकते हैं, मतलब खेती को केवल और केवल अपना सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस समझते हैं कि भाई हमारा तो जीवन यापन हो जाए, बस जिंदगी कट जाए और कुछ नहीं चाहिए। और इनके लाइफ में कोई बहुत मोटिव नहीं होते हैं, सुबह उठे खेत पर गए आके फिर सो गए, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं, जो बहुत पिछड़े हुए एरियाज होते हैं। बेटा एक चीज़ और होती है, ऐसी जगह पर एब्सोल्यूट पॉवर्टी पाई जाती है। बेटा एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है? देखो, गरीबी तो आपको पता है क्या होती है बच्चे, दो तरह की गरीबी होती है, एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी और एक होती है कंपैरिजन में आने वाली रिलेटिव पॉवर्टी। मैं अगर अपने आप को या फिर चलो किसी और का एग्जांपल ले लेते हैं, अमिताभ बच्चन और अंबानी की कंपेयर करें तो अमिताभ गरीब है अंबानी से, तो वो क्या है? रिलेटिव पॉवर्टी। और एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो वास्तव में गरीब है, तो जो पर्सन वास्तव में गरीब है उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट पुअर, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे आता है। और जो पर्सन वास्तव में गरीब नहीं है लेकिन किसी के कंपैरिजन में अगर हम उसे किसी से कंपेयर करें तो गरीब हो गया, तो वो होता है रिलेटिव पुअर। तो दो तरह की गरीबी है, एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो वास्तव में गरीब है, जो बीपीएल है, और एक होता है रिलेटिव पुअर जो कंपैरिजन में आके गरीब है। तो इस सेक्टर में तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी पाई जाती है। तो आप बैकवर्ड इकोनॉमी के फीचर्स मुझे बता देंगे, आप बोलेंगे भैया मेन ऑक्यूपेशन क्या है इनका? एग्रीकल्चर सेक्टर है, लिविंग स्टैंडर्ड इनके लो होते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी इनके यहाँ पर होती है, और जी ये तो एग्रीकल्चर को सबसिस्टेंस समझते हैं। ठीक है, अब बेटा डेवलपिंग इकोनॉमी क्या है? डेवलपिंग मतलब जो थोड़ा सा डेवलपमेंट की ओर चली गई है। ये बात तो इनके यहाँ भी मिलेगी। देखो, डेवलपिंग इकोनॉमी में भी क्वालिटी ऑफ लाइफ और लिविंग स्टैंडर्ड लो ही होते हैं। ये बात यहाँ भी है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लिविंग स्टैंडर्ड आर लो। तो बेटा अच्छा क्या है इनमें फिर अगर ये लो है तो? अच्छा ये है थोड़ी सी ग्रोथ होने लगती है, देयर इज ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं वर्ड पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटल इनकम भी बोल देते हैं इसको। पर कैपिटा इनकम क्या है? प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति की आय जो होती है। ठीक है, मतलब लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ने लगती है। दैट मीन्स टोटल देश की इनकम बढ़ेगी, डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं इसे हम, आपने सुना होगा एनडीपीएफ से जो होता है। तो जब देश की इनकम बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी, तो फिर पर कैपिटा इनकम भी बढ़ जाएगी अगर नंबर ऑफ वर्कर से डिवाइड कर देंगे उसको। तो इसमें पर कैपिटा इनकम बढ़ते रहते। एक चीज और है, इनका थोड़ा सा मूवमेंट हो जाता है फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये थोड़ा सा एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ मूव करने लगते हैं। तो ये हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी।
स्टैग्नेंट इकोनॉमी बच्चे। स्टैग्नेंट को हिंदी बोलते हैं धीमी, जो कछुए के चाल चलती है। दैट मीन्स एन इकोनॉमी विच हैज स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसी इकोनॉमी जो बहुत लंबे समय से धीरे धीरे बढ़ रही हो उन्हें बोलते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी। बेटा अब आइए सबसे लाजवाब इनवाइब्रेंट इकोनॉमी। मतलब कैसी? जिनका प्रोडक्शन मार्केट ओरिएंटेड है। सर मार्केट ओरिएंटेड का मतलब क्या है, समझ में नहीं आया। बेटा बाजार में जो चाहिए वही बना देंगे ये लोग, तो ये तो अमेरिका कर सकता है, जो चाहिए तुरंत बना देगा। वो कोरोना की दवाई भी बन जाएगी, उन्होंने ट्राई किया है कल, वो अलग बात है। लेकिन इनका जो प्रोडक्शन है वो मार्केट ओरिएंटेड होता है। दैट मीन्स ये वही चीजें बनाते हैं जो लोगों को चाहिए, क्योंकि जो लोगों को चाहिए वो बनाओगे तो प्रॉफिट होगा। अब जो लोगों को चाहिए ही नहीं, आप बाजरे के बर्गर बना के बेच रहे हो, बाजरे खिचड़ी बेच रहे हो, लोग खाने वाले हैं नहीं, भैया मैगडी का बर्गर बेचोगे तो खा लेंगे लोग। तो प्रोडक्शन मार्केट ओरिएंटेड है, मतलब जो बाजार में चाहिए, जिसकी डिमांड है उसी को बनाएंगे। डायनामिक चेंजेस इन टर्म्स ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। नई नई तकनीकें इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकते हैं। नई नई तकनीकें इनके पास होती है, नई नई मशीनें बना देते हैं। और जी अगला है इसमें प्रॉफिट मोटिव। ये तो पूरी तरह से बैठे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। तो बेटा चार तरह की इकोनॉमी को मैंने आपको समझा दिया। एक बैकवर्ड इकोनॉमी कौन होती है, जिनका मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ लो होती है, वो एग्रीकल्चर को समझते हैं बस जीवन यापन है, प्रॉफिट के लिए नहीं है, और गरीबी पाई जाती है। डेवलपिंग इकोनॉमी, क्वालिटी ऑफ लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ भी लो रहते हैं, थोड़ी सी ग्रोथ होने लगती है, पर कैपिटल इनकम बढ़ती है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर में इनका थोड़ा सा रुख हो जाता है। स्टैग्नेंट जो बहुत लंबे समय से स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ में हो, और इनवाइब्रेंट जो कुछ भी ऐसा बना दे जिसकी मार्केट को जरूरत होती है, और इनके यहाँ टेक्नोलॉजी मतलब हर तरह से बेस्ट, जिनके पास सब कुछ ही है। तो बेटा आप इसे नोट करेंगे, आगे बढ़ाते हैं हम अभी। हाँ जी बच्चे, तो इकोनॉमी के टाइप्स देखने के बाद अब हमारा जो चैप्टर का मेन कंटेंट आ जाता है, वो आ जाता है कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसकी क्या पोजीशन थी, कैसा था वो। तो बेटा बहुत डीपली न जाते हो, मैं आपको तीन चीज़ें बताऊंगा एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। एक तो मैं बताऊंगा स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर हमारा कैसा था, लो प्रोडक्टिविटी थी बच्चे, और एक था इसमें हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी, दैट मीन्स डिपेंडेंसी। चलो खैर देखते हैं अभी। बेटा स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर क्या था हमारा, उस टाइम पर 85% पीपल वर लिव्ड इन विलेजेस, गांव में रहा करते थे। कब की बात कर रहा हूं मैं, इंडिपेंडेंस के टाइम पर 85% जो लोग थे वो गांव में रहा करते थे, एंड दे वर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। और वो सभी लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे। तो उस टाइम पर एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन। That means 85% total population were lived in villages and most of them were working on agriculture sector. Around 72% इसका डाटा था। वैसे वो बाकी बातें हम करते रहेंगे, डाटा वाली बात अभी हमें नहीं करनी है। अभी फिलहाल आपको जानना है कि इतना लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में लगा हुआ था, मतलब गाँव में रहता था, और वो सभी ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट था। बेटा लो प्रोडक्टिविटी मतलब आउटपुट जो था वो बहुत लो था।
लो होने का मतलब ऐसा नहीं था कि जमीन नहीं थी हमारे पास, जमीन थी, खेती करने के लिए बड़ा एरिया था, कल्टीवेशन के लिए बहुत बड़ा एरिया यूज हो सकता था, लेकिन हमारा जो आउटपुट था पर हेक्टेयर या पर थोड़ी, मतलब कह सकते हैं कि अगर हमारे एक लैंड का इतना बड़ा टुकड़ा है तो उस पे जो हमारा आउटपुट था वो बाकी देशों से कम था, क्योंकि हमारी जो लैंड है इंडिया की वो इतनी हाईली फर्टाइल नहीं है और जो हमारे फर्टिलाइजर थे उनका यूज भी ठीक तरीके से नहीं हो रहा था। तो क्या रीजन था इसमें? ये था कि इन स्पाइट ऑफ लार्ज एरिया अंडर कल्टीवेशन, द आउटपुट वॉज वेरी लो। मतलब खेती तो बड़े एरिया पे हो रही थी लेकिन आउटपुट बहुत कम था। रीजन क्या थे? इरिगेशन फैसिलिटीज, दैट मीन्स सिंचाई सुविधाएं, फैसिलिटी नहीं थी, और नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर, नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर, और फर्टिलाइजर का भी ठीक से यूज नहीं हो रहा था। अब बेटा हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या है? मतलब उच्च कोटि की निर्भरता, दैट मीन्स हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो पूरी तरह से डिपेंड था रेनफॉल पर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वॉज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। अगर गुड रेनफॉल है तो गुड आउटपुट है, और अगर पुअर रेनफॉल है तो पुअर आउटपुट है। और साथ में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा स्टेप लिया ही नहीं कि हमें इरिगेशन फैसिलिटी मिल जाए, हमें पानी मिल जाए। तो पानी उन्होंने हमें दिलाया नहीं, तो जिस वजह से हम डिपेंड रहते थे रेनफॉल पर। अच्छी रेन हुई तो अच्छा, नहीं तो बेकार। तो बच्चे एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के 3 पॉइंट आपको जानने हैं। सबसे पहले स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, आप सीधे सीधे ये बोलेंगे कि 85% लोग, 85% लोग गाँव में रहते थे और वो सभी ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड थे। उसके बाद लो प्रोडक्टिविटी, दैट मीन्स हमारा एक बड़ा एरिया अंडर कल्टीवेशन था लेकिन आउटपुट बहुत कम था, क्योंकि हमारे पास नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर और हमारा जो दूसरा उसमें था इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी। तीसरा वल्नरेबिलिटी, मतलब हमारा जो रेनफॉल तो डिपेंड था, हमारा जो आउटपुट था एग्रीकल्चर वो रेनफॉल पर डिपेंड था। अच्छी बारिश तो अच्छा आउटपुट, कम बारिश तो कम आउटपुट होता था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया था कि हमें परमानेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन मिल जाए। बच्चे मैं इन सब का पीडीएफ आपसे शेयर करूंगा, और जो अगली क्लासेज इसकी होंगी, क्योंकि ये कोई थ्योरी का कंसेप्ट है, कोई इतना बड़ा है नहीं, तो आपको वॉइस नोट के थ्रू उसको समझा दूंगा। आज तो मैंने पहला इंट्रोडक्शन था इसलिए मैं वीडियो में आ गया था, अदरवाइज मैं इसको समझा दूंगा। अगर आपको फिर भी लगता है कोई डाउट है तो हम अकॉर्डिंगली इसको मैनेज कर लेंगे। ठीक है बेटा, इसे नोट करो फटाफट से।